students, so today I will teach you the second part of economics chapter which is people as resource। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है और आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। सो दिस इज़ पेज नंबर 20 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 और स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका हमें यहाँ से पढ़ना था पैराग्राफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती क्या है? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट आपको पता है पढ़ाई को कहते हैं, ओके। हेल्थ ऑफ ए पर्सन, के एक पर्सन की हेल्थ कैसी है, इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जो हेल्थ होती है पर्सन की वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलती है, मतलब वो कितने साल जी रहा है एक व्यक्ति। एंड स्किल फॉर्मेशन, स्किल्स आपको पता है कि क्या होती हैं, एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। के एक पॉपुलेशन जो कंट्री है उसकी जो लोगों की पॉपुलेशन है उनके पास ये सब है कि लिटरेसी, पढ़े लिखे हैं, हेल्थ है उनके पास और साथ में स्किल्स हैं। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और जो क्वालिटी होती है पॉपुलेशन की वही डिसाइड करती है जो ग्रोथ रेट है कंट्री का, मतलब कि वो जो कंट्री है वो ग्रो करेगी या नहीं। लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन एसेट। और हमें पता है कि पढ़े लिखे और जो अच्छी होती है, मतलब हेल्थी स्वस्थ जो पॉपुलेशन होती है वो एक एसेट है। एसेट मतलब क्या होता है, जो वैल्यूएबल चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो हमने पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसका हमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है एजुकेशन। कि एजुकेशन कैसे होनी चाहिए। साकाल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। तो हमें पता है, हमने साकाल की केस स्टडी करी थी, उसमें वो जो पहले स्टार्टिंग में जब पढ़ना स्टार्ट करा उसे इतना एजुकेशन पसंद थी कि बाद में उसकी कितनी अच्छी जॉब लगी, गुड जॉब मिली और उसकी सैलरी भी अच्छी हो गई। उसने क्या करा था, उसने कंप्यूटर साइंस में एक कोर्स करा था। वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पोर्टेंट इनपुट। और हमें पता है जो एजुकेशन है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट इनपुट है फॉर द ग्रोथ ऑफ साकाल, जिससे साकाल की क्या हुई, ग्रोथ हुई। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम। उसने जो एजुकेशन है उसने साकाल के लिए क्या खोल दिया, एक नया रास्ता। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। और उसके साथ साथ उसने क्या सीखा कि वो अपनी कैसे एस्पायर हो सकता है, एस्पिरेशन ला सकता है अपने अंदर और डेवलप कर सकता है वैल्यू ऑफ लाइफ, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। नॉट ओनली फॉर साकाल, सिर्फ साकाल के लिए नहीं, उसने जैसे जब उसने अच्छी जॉब पा ली उससे जो उसे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है वो सिर्फ साकाल के लिए नहीं है। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करती है उसकी ग्रोथ में, ओके। It enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance। तो जो एजुकेशन होती है वो हमारी नेशनल इनकम को बढ़ा देती है। जब सारी जो कंट्री होगी, कंट्री के जो लोग होंगे वो पढ़े हुए होंगे तो क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, कल्चरल रिचनेस आ जाएगी और साथ में इंक्रीज़ हो जाएगी एफिशिएंसी गवर्नेंस की, काम करने की जो गवर्नमेंट होती है उसकी। देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। अब क्या है, कुछ प्रोविजंस, रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं गवर्नमेंट ने जिससे क्या होगा, जो पढ़ाई है वो हमारी सबसे अच्छे से हो पाए। जैसे यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन मतलब उन्हें रखा जाता है, रिटेंशन मतलब होता है कीपिंग थिंग्स। एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एक रूल बनाया, रेगुलेशंस बनाए हैं किसके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, जो एक सामान्य एजुकेशन होती है जितनी एक कंट्री के किसी भी पर्सन को आनी चाहिए, विद अ स्पेशल यू कैन से दैट स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं जिससे हम जो एजुकेशन है गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं इससे हम अपनी सारी जो कंट्री के लोग हैं उन्हें हम पढ़ा सकते हैं। और वो भी किस पे एम्फेसिस करे गए हैं, स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, मतलब सबसे ज़्यादा लड़कियों पर ध्यान दिया है जिससे जो गर्ल्स हैं वो पढ़ पाएँ। सो नाउ अब बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं जिससे जो गर्ल चाइल्ड है वो अच्छे से पढ़ पाए, एलिमेंट्री एजुकेशन ले पाए इंडिया में। अब हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे। देयर इज़ ऑल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो एक ये भी है नवोदय विद्यालय करके, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्कूल होते हैं, ये गवर्नमेंट बनाती है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स उनको कहते हैं जिसमें नॉलेज और जो स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इन्हें डेवलप करा गया है इंडिया में जिससे क्या कर सके, लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स में ये होती हैं वोकेशनल स्ट्रीम्स, जिससे जो स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जब ये अपनी जो
पढ़ाई है उसे कंप्लीट करके सीधा कोई अच्छा सा ऑक्यूपेशन काम ढूंढ सके और उनकी सैलरी अच्छी हो जाए। और ये किससे रिलेटेड होते हैं वोकेशनल स्ट्रीम्स? नॉलेज और स्किल से। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान। जो फर्स्ट प्लान आया था इंडिया में, उसमें जो एजुकेशन के लिए जो पैसे थे वो कितने थे? वो सिर्फ 151 करोड़ थे। और जो वो अब कितने हो गए हैं 11th प्लान में हमारे 3766.90 करोड़ हो चुके हैं। ओके, आप देख सकते हैं कितना एकदम से इसमें डायरेक्ट चेंज आया है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज़ एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64%। तो अब हम ये बात करेंगे कि जो एजुकेशन है उससे हमारी GDP में कितना हमारी जो GDP है इंडिया की वो कितनी बड़ी है। तो अगर हम बात करें 1951 से 1952 की, तो हमारी 0.64% जो है GDP बड़ी है एजुकेशन से, और 0.64% से किस पर आई है वो 3.0% पर। और अगर हम बात करें 2015 to 16 की, तो इसमें कितनी आई है हमारी 3.0% एंड हैज़ अ रिमेन स्टैगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। और कुछ सालों से ये स्टैगनेंट मतलब क्या होती है, रुकी हुई है, परसेंटेज बढ़ नहीं रही है आगे। ओके, जब एक कंट्री का जब बजट बनता है तो क्या होता है उसमें, तो हमें पूरी एक कंट्री का जब बजट बनाते हैं हम, एक साल तक की कंट्री में हमें क्या क्या वर्क करना है और कितना एक कंट्री में एक साल में खर्च हो सकता है, जब उसका प्लान बनता है तो जो बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कौन बनाता है? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं। आपको पता होगा बजट कब बनता है हमारा? अप्रैल में बनता है, और बजट हमारा लास्ट कब हो जाता है? मार्च के जो नेक्स्ट ईयर आता है उसकी मार्च में एंड हो जाता है, पूरे एक साल का बनता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन बनाता है इसे मिलके? जो बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कहाँ कहाँ कंट्री में पैसे लगाने हैं, तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सब प्लान बनाते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइन टू 2.7% इन 2017 to 18। तो क्या हुआ, जो एक्सपेंडिचर लगाया था कि जो खर्चा करना है एक कंट्री में एजुकेशन के ऊपर, उसकी जो परसेंटेज थी GDP की वो क्या हो गई? डिक्लाइन मतलब है बिल्कुल घट गई, 2.7% हो गई थी। किसमें? 2017 to 18 में। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1957। अब आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि 1957 में आपकी कितनी हमारी कंट्री की कितनी लिटरेसी रेट था, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने परसेंटेज, तो हमारे 18% ही सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे। तो अब वो बढ़कर कितनी हो गई है 2010 to 11 का अगर हम सर्वे देखें तो वो 74% हो गई, जो स्लाइटली बहुत ज़्यादा हो गई है एकदम से। ओके, literacy is not only a right, it is also need if the citizens are to perform their duties and their enjoy rights properly। तो क्या होता है, जो लिटरेसी है, पढ़ाई लिखाई जो है, एजुकेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा एक राइट ही, मतलब उनका हक ही, अधिकार नहीं है, उसके साथ साथ ही वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिटीजन्स के लिए पढ़ना लिखना, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे उन्हें अपने राइट्स पता चलेंगे कि जो लोग पढ़े हुए नहीं होते उनको उनके राइट्स ही पता नहीं होते और वो उन्हें इन्जॉय भी नहीं कर पाते, और उनके साथ साथ उन्हें उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता चलेंगी टुवर्ड्स द कंट्री। However, a vast difference is noticed across different sections of population। तो अब हम इसके थोड़े से डिफरेंस पढ़ेंगे कि कितना एजुकेशन में डिफरेंस है। अब कैसे डिफरेंस है, किस किस फैक्टर में डिफरेंस है, कि मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पढ़ाई लिखाई को लेकर, साथ ही में अगर हम गांव की और किसी सिटी की बात करें उस पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लिटरेसी अमंग मेल्स इज़ नियरली 16.6% हायर दैन फीमेल्स। अब इंडिया में क्या है, जो पढ़ाई लिखाई जो एजुकेशन का रेट है वो 16.6% हायर है मेल्स में, अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की कंपैरिजन में, एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज़। और अर्बन एरियाज़ आपको पता है किसे कहते हैं, जो सिटी एरियाज़ होती हैं उनको कहते हैं अर्बन एरिया। ठीक है, तो वहाँ पर कितना 16.1% ज़्यादा है, कंपेयर किससे करें हम, रूरल जो गाँव का एरिया है उससे। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वैरीड फ्रॉम 94% इन केरला। हमें याद रखना है कि केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, केरला के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं, कितने हैं वो 94%। ओके, क्योंकि केरला की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर पढ़ाई में ही ज़्यादा अपना जो प्लान है वो बनाती है। तो 62% इन बिहार, और बिहार में सबसे कम है कितना, 62% इन बिहार। तो अगर हम डिफरेंस करें किसी स्टेट में तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 94% एंड बिहार में सबसे कम है जो कितना है 62%।
Next, the primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015 to 16. क्या हुआ, जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल आप जानते हैं जो प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी होती है, इसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं। जो ये सिस्टम है प्राइमरी स्कूल का, ये हमारा एक्सपेंडेड मतलब बढ़ गया है। कितना? 8.41 लाख हो चुका है 2015 to 16 में। ओके, अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डिल्यूटेड बाय पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। तो क्या हुआ, जो ये जो सिस्टम है प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है, इससे बढ़ने से क्या हुआ, जो इसके साथ साथ ही जब ये बढ़े जा रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है, आपने देखा कि 8.41 लाख हो चुका है 2015 to 16 में। पर जो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है, मतलब ज़्यादा अच्छी इसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चे क्या कर लेते हैं, इसमें ड्रॉप आउट कर लेते हैं, हाई रेट ऑफ ड्रॉप आउट इसमें होते हैं, और ज़्यादा पढ़ाने की भी इसमें क्वालिटी जो स्कूल्स हैं इसमें अच्छी नहीं है। जब हमारी स्टार्टिंग की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, जिसमें हम बेसिक सीखते हैं अपना प्री नर्सरी, नर्सरी में ABCD 1 2 3, तो हमारी आगे की पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। इससे क्या होगा, इस प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये एक प्रोग्राम है, इसमें क्या प्रोवाइड करता है जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है ऑल चिल्ड्रंस को, जिनकी जो एज ग्रुप है वो कितनी है, 6 to 14 ईयर्स है। और ये कब बना है सर्व शिक्षा अभियान, हमें याद रखना है कि इस्टेब्लिश हुआ है 2010 में। इट इज़ आ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किससे, ये जो शुरुआत है इसकी किसने करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होती है। इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो CM के अंडर में होती है, जो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। द लोकल गवर्नमेंट किसकी होती है, जो रूरल गवर्नमेंट होती है, गाँव की। एंड द कम्युनिटी, और कुछ इसमें कम्युनिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इससे क्या होगा, यूनिवर्सलाइजेशन होगा, पूरे जो हमारी इंडिया है, कंट्री है, वो उसे जितने भी उसमें बच्चे हैं उन सब के पास क्या होगी, एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिफिकेशन होगी। Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education। इसके साथ साथ ही जिससे बच्चों को हम encourage कर पाएँ, उनके पेरेंट्स को कि उन्हें स्कूल भेजें, कुछ कोर्सेज़ भी अच्छे रखे गए हैं, जैसे ब्रिज कोर्सेज, जिससे उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, नॉलेज डेवलप होंगी, उनके बोलने का अच्छा तरीका आएगा उन्हें। और साथ में बैक टू स्कूल कैंप्स, कुछ कैंप्स भी लगाए जाते हैं जिससे बच्चे भी ज़्यादा इंकरेज हों, उन्हें घूमना फिरना पसंद है। और साथ ये सब होता है, इसे इनिशिएटेड करा गया है, शुरुआत करा गया है, जिससे इंक्रीज़ हो जाए, मतलब बढ़ जाए जो बच्चे इसमें एनरोल अपने आप को करा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें और उसे पढ़ें। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस। और मिड डे मील स्कीम आपको पता होगी, जो खाना देते हैं, लंच देते हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उसमें, उसे एनकरेज इम्प्लीमेंट करा गया है, जिससे क्या हो, जो एनकरेज हो अटेंडेंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक साथ आएँ, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो मिड डे मील से क्या होगा, एक तो जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, जिससे उन्हें एनकरेज होंगे कि उन्हें लंच मिल रहा है स्कूल में, और साथ ही साथ उनकी अटेंडेंस भी इसके साथ बढ़ जाएगी, और इसके साथ उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी अच्छा हो जाएगा। उनका जो उन्हें कोई लैक है न्यूट्रिशन की या मेल न्यूट्रिशियस है, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उससे ये भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। These policies could add to the literate population of India। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ है, जो मिड डे मील स्कीम है या बैक टू कैंप स्कूल है, इन सब से क्या हो गया है, जो परसेंटेज है लिटरेसी की, लिटरेसी रेट इन इंडिया में, वो क्या हो गई है, बढ़ चुकी है पॉपुलेशन में। ओके, द 12th प्लान endeavored to raise the country's gross enrollment ratio GER in higher education in the age group of 18 to 23 years। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको GER की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर हम बात करें 12th प्लान जो आया था, 5 ईयर प्लान जो होता है, जो 12th 5 ईयर प्लान आया था इंडिया में, उसमें क्या हो गया है, जो हमारी GER है, क्या होती है GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये बढ़ गया है हमारा हायर एजुकेशन में, मतलब जो हमारी इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसमें एनरोलमेंट रेट जो है बच्चों का, वो बढ़ चुका है।
और वो भी एज किसके एज में बढ़ा है, एवरेज एज इसमें क्या है 18 to 23 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एनरोल हो रहे हैं किस में, हायर एजुकेशन लेने में। तो कितना बढ़ा है ये 25.2%। कौन से अगर हम बात करें ईयर में तो 2017 to 18 एंड टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाय 2022। और हमारा अब टारगेट क्या है कि 2020-21 का हमारा टारगेट है कि ये 25.2 से बढ़कर कितना हो जाएगा, हमारा 30% हो जाएगा। क्या, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, विच वुड बी ब्रॉडली बी इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। और ये इससे क्या होगा, जो हमारे जो परसेंटेज है GER अगर हमारी 30% हो जाती है बढ़ के 2020-21 में, तो ये ब्रॉडली क्या हो जाएगी, वर्ल्ड के एवरेज उसमें एजुकेशन में आ जाएगी। मतलब एक वर्ल्ड में, मतलब किसी भी कंट्री में कितनी पर्टिकुलरली कितनी एवरेज नॉलेज होनी चाहिए कि लोग, उनकी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन में, वो हमारी नंबर में आ जाएगी। द स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी। तो इस स्ट्रेटेजी जो ये स्ट्रेटेजी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, GER को अपनी 30% बढ़ा सकते हैं, ये किस पे फोकस कर रही है, इंक्रीज एक्सेस। मतलब ज़्यादा जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब जो इस चिल्ड्रन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एनरोलमेंट कराएं किस में, हायर एजुकेशन लेने में। और जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाने की भी और पढ़ने वाले की भी। एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। करिकुलम आपको पता है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कहते हैं, तो उसे भी हमने अडॉप्ट करा है। वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वोकेशनलाइजेशन आपको पता है कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो हमारी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते हैं, ऐसे। और नेटवर्किंग, और जो नेटवर्किंग है इन सबको हमने और ज़्यादा क्या करा है, इन्वॉल्व करा है अपने किस में, प्लान में, जिससे क्या हो, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इनको भी हमने ऐड करा है। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। और ये जो प्लान है ये सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या स्कूल में जाकर पढ़ो, ये किस पे फोकस करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। जो लोग वहाँ तक नहीं जा सकते, जैसे कोई रूरल एरिया में स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है पर वो किसी भी कारण की वजह से क्या नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, अर्बन एरिया में नहीं आ पा रहा है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन भी ले सकता है। अब ऑनलाइन ऐप्स ऐसे चल चुके हैं कि आप कहीं भी घर बैठे अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल। और कन्वर्जेंस क्या है, मतलब आप फॉर्मली भी पढ़ सकते हो किसी से, नॉन फॉर्मली भी पढ़ सकते हो, डिस्टेंस में भी पढ़ सकते हो, और आप किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल में जाके भी पढ़ सकते हैं। एंड IT एजुकेशन, IT आपको पता है क्या होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, आप IT एजुकेशन अब तो हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो गया है। और साथ ही साथ इसमें क्या हो गया है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो IT की तरफ जा रहे हैं, और इससे हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ चुका है। ओके, अगर हम पास्ट 50 ईयर्स की बात करें कि पिछले 50 साल में क्या हुआ है हमारी लिटरेसी रेट में, या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया। तो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हुई है किसमें, हमारी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में बनाई गई हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इनकरेज हो गए हैं पढ़ने के लिए, और उन्हें अब समझ में आ गया है कि क्या वैल्यू होती है एजुकेशन की इंडिया में। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, स्कूल्स को ही इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में। और वो भी ये नहीं कि सिर्फ एक ही एरिया में हुई है कि किसी अगर किसी मैथ्स में ज़्यादा स्कोप है तो उसी में हुई है, नहीं, हर चीज़ में स्कोप है, तो हर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या हुई है, इंक्रीज़ हुआ है, ग्रोथ जो है हमारी बढ़ी है। हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था एजुकेशन उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं जो है हेल्थ। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो अब क्या होता है, जो फर्म है, आपको पता है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें हम फर्म कहते हैं, इन्होंने क्या कर लिया, अपने जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज़ कर दिया। कैसे, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल वो माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्थी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं, जितनी उनकी प्रोडक्टिवनेस होती है उससे ज़्यादा वो वर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो हम इसमें कुछ हेल्थ के फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल एबिलिटी को ही कहते हैं, मतलब कितना वो काम कर सकता है, उसमें कितना पोटेंशियल है, उसे पर्सन को जब भी पता चलेगा जब उसे अपनी हेल्थ, जो उस पर्सन की पर्टिकुलर जो भी पर्सन है उसकी अच्छी होगी, जब भी उसे रियलाइज़ होगा कि उसकी जो पोटेंशियल है वो कितना काम कर सकता है अपने पोटेंशियल के मुकाबले। एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, कि वो अपनी कितनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी जो बीमारी है उससे लड़ सकता है। She will not be able to maximize her output to the overall growth of the organization। तो अगर हम बात करें किसी भी पर्सन की, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर वो ज़्यादा बीमार रहता है, इल रहता है, तो वो क्या होगा? वो एबल ही नहीं होगा अपनी मैक्सिमाइज आउटपुट, मतलब अपने काम पोटेंशियली उसके अंदर नहीं होगी, ना वो अपना आउटपुट जो है उसे इंक्रीज़ कर पाएगा और ना ही उससे ग्रोथ होगी उसके ऑर्गेनाइजेशन की या जो भी उसने खोला है उसकी, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कुछ भी। इंडीड कहते हैं जो स्टेटमेंट सच होती है। ओके, हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। इंडीड मतलब ये सच स्टेटमेंट है कि जो हेल्थ है वो एक इंडिस्पेंसिबल, मतलब एक ऐसी प्रियोरिटी है, एक ऐसी बेसिस है इस इंडिस्पेंसिबल जिसके रियलाइज़ कर सकते हैं हम वेलबींग, कि हम अपनी जो लाइफ है उसे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। हैंसफोर्थ improvement in the health status of the population has been the priority of the country। जो improve करना, सुधारना और health status को पॉपुलेशन की, वो क्या है? प्रियोरिटी। प्रियोरिटी क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है उसको हम प्रियोरिटी कहते हैं। मतलब कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम इम्प्रूव करें अपनी हेल्थ स्टेटस को पॉपुलेशन की। अवर नेशनल पॉलिसी 2, जो हमारी नेशनल पॉलिसी है वो भी एम्स करती है एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। मतलब जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसमें भी यही लिखा है कि उसे क्या करना है, उसे इम्प्रूव करना है, हेल्थ केयर को, फैमिली वेलफेयर बढ़ाना है और न्यूट्रिशनल सर्विस को इंक्रीज़ करना है विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अनप्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। वो भी सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है उन्हें? अनप्रिविलेज सेगमेंट। अनप्रिविलेज सेगमेंट वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, जिनका ज़्यादा मतलब उनको ना कोई बेनिफिट्स मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो लोग तो गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस उन पे करना चाहती है जो अनप्रिविलेज सेगमेंट में रहते हो, ऐसी पॉपुलेशन जो कंट्री की होती है। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैज़, अगर हम बात करें 50 साल पहले की, 5 डिकेड्स पहले की बात करें तो इंडिया ने क्या कर दिया? हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने बिल्ड कर लिया है बहुत ही बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे जो हमारे हेल्थ क्वालिटी है इंडिया में वो बढ़ सके। एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो साथ ही साथ इन्होंने क्या करा है? इन्होंने डेवलप कर दिया मैन पावर। मैन पावर रिक्वायर्ड क्या होता है? मैन पावर उसे कहते हैं जिसमें जो सब कुछ नेचुरली नहीं मैनुअली भी करा गया हो, जो लोगों ने खुद करा हो, आदमियों ने बनाया हो, ना कि किसी नेचुरली हमें किसी प्रकृति से मिला हो, और वो भी सारे लेवल्स पे करा है, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी सेक्टर में, सब में, और वो भी गवर्नमेंट के साथ साथ ही प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे स्कूल्स की, तो आपने देखा होगा अब आपके स्कूल्स में भी मेडिकल रूम होंगे और आपका हर 3 मंथ की ड्यूरेशन में चेकअप भी होता है, हाइट भी आपकी मेज़र करी जाती है, वेट मेज़र करा जाता है। तो ये सब क्यों करा जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और ये नेशनल पॉलिसी में भी है कि हमारी जो हेल्थ केयर है वो हमारी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कंट्री की। ओके, ये पेज नंबर 23 पर ही है और ये राइट हैंड साइड पर ब्लू कलर के बॉक्स में दे रखा है। दीज मेजर्स, जो ये हेल्थ केयर के मेजर्स ले रहे हैं गवर्नमेंट, विच हैव बीन अडॉप्टेड, जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करे हैं, हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। इसने क्या इंक्रीज़ कर दिया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक व्यक्ति कितने साल जीता है वो इसने बढ़ा दिए हैं। किसी भी व्यक्ति की लाइफ कितनी करती है? अब 68.3 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमने कितने मेजर सर्वे करी थी किसमें? 2014 में। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR जिसे हम कहते हैं हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951। अब सबसे पहले आप याद रखो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उन्हें कहते हैं जो नए बच्चे, जो इन्फेंट क्या होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो एकदम से जब वो बर्थ लेते हैं एकदम से वो मर जाते हैं, तो वो जो रेट होता है मरने का वो कितना था 1951 में?
147 था, वो कितना हो गया 2016 में 34 हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी कंट्री के लिए। और ये किसकी वजह से हुआ है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से हुआ है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हैं जो क्रूड बर्थ रेट होता है जो एकदम से हमारा ड्रॉप हो चुका है, 20.4 हो चुका है, और जो डेथ रेट है वो भी हमारा बहुत कम हो चुका है। वो कितना हो गया है? 6.4 हो गया है, वो भी सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। मतलब कितने ड्यूरेशन में? अगर हम 2014 to 16 को कंपेयर करें तो एक ही ड्यूरेशन में ये बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि ये बहुत बढ़ चुकी है और इम्प्रूवमेंट भी आ चुका है चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं किस चीज़ के लिए? हमारे फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री का जो फ्यूचर प्रोग्रेस होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self confidence। तो जो इंक्रीज़ आ चुका है लॉन्गिविटी, मतलब जो लाइफ है लोगों की वो बढ़ गई है, लंबी हो गई है ज़्यादा, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के, मतलब जो हमारा हेल्थ केयर है उसके साथ साथ हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी अच्छी हो चुकी है। ओके। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। और जो मतलब इन रिडक्शन हो गया है, मतलब कम हो गया है किस चीज़ का रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते थे वो मर जाते थे, उसका जो रेट है वो कम हो चुका है। ये क्या इन्वॉल्व करता है? प्रोटेक्शन, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर कैसे? चिल्ड्रन को किस चीज़ से? इन्फेक्शन से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्फेक्शन से ही मर जाते थे। इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ, और ये इंश्योर करता है न्यूट्रिशन दोनों का, किसका? मदर का भी और बेबी का भी, एंड चाइल्ड केयर, और पूरे चाइल्ड केयर सिस्टम का भी। दिस इज़ पेज नंबर 24। ये टेबल 2.2 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, मतलब हमारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है इसमें हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है चीज़ों का जो यूज़ होती है हेल्थ केयर में। जैसे हम बात करें SC, मतलब क्या होता है इसमें? SC मतलब होता है सब सेंटर। ओके। और PHC यहाँ पे नीचे सब लिखा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कहते हैं, और CHC किसे कहते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को कहते हैं। तो ये सब 2013 में देखिए कितने थे, और ये इंक्रीज़ होते होते देखिए कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2017 में ये कितने हो गए। ऐसे डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल की बात करें, बेड्स कितने हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल में कितने हैं, नर्सिंग पर्सनल कितने हैं। तो ये सब क्या हो गई? ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं सब, अगर हम 2013 को कंपेयर करते हैं 2017 से। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इसे पढ़ लें अगर आपका थोड़ा सा टाइम आपके पास एक्स्ट्रा हो, वरना ये टोटली आप इसे स्किप कर सकते हैं। सो ये भी दिस इज़ पेज नंबर 24। बस हमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है इसका। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। तो अब हमने हेल्थ केयर में पढ़ा कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, प्रोग्राम्स चला रखे हैं, जिससे जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। और 2013 और 17 को हमने कंपेयर करा, जिसमें हमने देखा कि बेड्स भी जो हैं वो बढ़ गए हैं हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और भी ज़्यादा नई बन चुकी हैं। लेकिन ऐसा हमारे हर स्टेट में हो गया है कि जो हमारा इंडिया है उसमें हर जगह अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। तो इसका आंसर है नो। ज़्यादातर इंडिया में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ रूरल एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस। इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं मेडिकल के? 381। और अगर हम कंट्री में और अगर हम 301 कितने हैं डेंटल कॉलेजेस हैं। जस्ट 4 स्टेट्स, अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। बस इन्हीं जो स्टेट्स हैं इसमें ज़्यादातर कॉलेजेस हैं जो मेडिकल के हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस हैं। ये सिर्फ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ऐसे स्टेट्स पर है, और ज़्यादा स्टेट्स में ऐसे जो कॉलेजेस हैं वो नहीं हैं। So with this we completed our second part of चैप्टर 2 विच इज़ पीपल एज रिसोर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर को लेके कोई सी भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहाँ बता दूँगी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। और इसका हम 3rd पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।